नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के प्रेम प्लाजा होटल से, जहां पर आज भाजपा के विधायकों ने, पूर्व विधायक ने और जो जिला प्रधान है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि किस तरह से जो विपक्ष है वो किसानों के लिए लाए गए जो 3 अध्यादेश हैं उनको किस तरह से उसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं। हालांकि जो बीजेपी के पूर्व विधायक हैं, बीजेपी के नेता हैं, वो लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि जो ये अध्यादेश है ये किसानों के हित में लाए गए हैं। सबसे पहले हमारे साथ जिला प्रधान है जो योगेंद्र सिंह राणा जी, क्या कहना चाहेंगे? जो विपक्ष है, आज भी कांग्रेस एक किसान रैली कर रही है घरौंडा के अंदर, उनका कहना है कि जो ये अध्यादेश है किसानों की फेवर में नहीं है, बीजेपी छलावा कर रही है। पहले तो उनसे बात पूछने वाली है कि कहाँ किसानों का अनहित कहाँ है। ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ की राजनीति कर रहे हैं और ये जो कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये जो 3 अध्यादेश केंद्र सरकार ने पारित किए हैं ये किसानों के हक में है। जो एमएसपी है वो यूं का यूं रहेगा, मंडी ऐसे ही चलेंगी और जो एक प्रगतिशील किसान है उसको एक एक्स्ट्रा फायदा होने वाला है। जिस किसान को एक राज्य से दूसरे राज्य में अपनी फसल बेचने के लिए दिक्कत आती थी, नहीं जाने दिया जाता था, कोई प्रतिबंध था, वो उनका खुल गया है। यहाँ का किसान हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाकर अपनी फसल बेच सकता है। यदि उसको अच्छे दाम मिलते हैं तो वो अपने दाम प्राप्त कर सकता है। पहले वो ना ले जाने की वजह से कहीं ना कहीं उसको परेशानी आती थी, तो इसलिए इस अध्यादेश के अंदर कोई ऐसी बात नहीं है कि जो किसानों का कहीं भी कोई नुकसान होने वाली बात हो। आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में कहीं पर भी फसल बेची जा सकती है, तो यूपी से पिछले दिनों जो फसल आई थी वो करनाल में नहीं आने दी गई। जो किसान है उनकी 6-6 दिन तक, 8-8 दिन तक फसलें खरीदी नहीं गई, क्या कारण रहे इसका? देखिए, पहले ये अध्यादेश नहीं था, अब ये अध्यादेश अब आया है। अभी आप देखना, अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि 5 अक्टूबर के बाद जो बाहर की भी फसल है वो भी आएगी। एक बार हम अपनी मंडी क्लियर कर लें, यहाँ का जो रस है वो ठीक ठाक हो जाए, उसके बाद किसी को आने जाने में, जब तक परचेज शुरू है, सारी फसल ऐसे ही बिकेगी। कोई भी किसान कहीं भी अपनी फसल ले जा सकता है। जो अध्यादेश आया इसमें किसान मांग कर रहे हैं कि जो एमएसपी है, अगर एमएसपी के लिए भी कानून बन जाए तो फिर तीनों जो अध्यादेश है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, यदि एमएसपी पे कानून बन गया तो उसमें क्या होता है, यदि किसान ने, किसी ने अपनी फसल रोक ली, मान लो किसी के 100 क्विंटल फसल रुक जाती है और कल को वो फसल नहीं बिकती, मान लिया जाए किसान पे और दूसरा कोई नहीं लेगा, तो उससे किसान को कहीं ना कहीं नुकसान हो जाएगा। यदि एमएसपी को, इसको कानून बना दिया गया और यदि उसकी फसल मान लो बाहर रेट ज़्यादा हो जाता है तो वो अपने ज़्यादा रेट में बेच सकता है। यही कारण है। तो हमारे साथ नीलोखेड़ी के जो पूर्व विधायक है भगवान दास कबीरपंथी जी, उनसे एक बार बात करते हैं। कबीरपंथी जी, जिस तरह से कांग्रेस लगातार निशाना बना रही है बीजेपी के ऊपर कि जो बीजेपी है वो किसानों के हित में नहीं है, आपने आज जो बातें बताई कि जो अध्यादेश है किसानों के हित में है, ये किस तरह से इसको बताना? देखो, ये किसानों के हित में है। नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश हित में जितने भी फैसले किए हैं वो सारे देश हित में थे। इससे पहले किसानों की अगर बात करें, किसानों को समान भत्ते के रूप में 6,000 वार्षिक दिया जा रहा है, ये नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। और ये जो 3 अध्यादेश अभी किसानों के हित में आए हैं, इसमें प्योरली किसानों के हित में है, क्योंकि किसान पहला बंधा हुआ था, उसने अपनी फसल मंडी में बेचनी है, अब वो मंडी के बाहर भी ले जा सकता है। अगर उसको बाहर अच्छे दाम मिले बाहर बेच सकता है। और अगर कोई अच्छा जिम्मेदार है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अपनी आगे की पूरी प्रबंध करना चाहता है, उसके माध्यम से कर सकता है। इसलिए किसान को कोई दिक्कत नहीं है, किसान के हित में सरकार है और किसान का एमएसपी के माध्यम से एक एक दाना खरीदा जाएगा। जो किसान है फिर वो इस बात का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लगातार चाहे प्रधानमंत्री जी हो चाहे मुख्यमंत्री जी हो, लगातार कह रहे हैं कि जो ये तीनों अध्यादेश हैं ये किसान के फेवर में, किसान को विश्वास में नहीं ले पा रही सरकार। इसका क्या कारण है? नहीं, अभी किसानों को जैसे खरीद शुरू हो चुके हैं नहीं जी, इसके बाद किसान समझ जाएंगे कि नरेंद्र भाई मोदी जी ने ठीक फैसला लिया। सिर्फ एक सीजन निकल जाए, इसके बाद वो खुद समझ जाएंगे कि हमारे हित में है, क्योंकि उनको अच्छे दाम मिलेंगे और बाहर अगर बेचना चाहे तो वो बाहर बेच लेंगे। इसलिए किसान को इसमें कोई घाटा, एमएसपी पे पूरी फसल ली, एमएसपी एक एक दाना खरीदा जाएगा। और जैसे यूपी का दिक्कत आई थी कि यूपी को बंद कर दिया है, लेकिन अभी मंडियों में थोड़ी व्यवस्था ठीक नहीं थी। अब मंडियों में जैसे 5 तारीख तक अपनी व्यवस्था बना के, उसके बाद जो यूपी के हैं, दूसरे स्टेट के हैं, उनको भी रजिस्ट्रेशन शुरू करके उनका भी एक एक दाना खरीदने अपील करना चाहेंगे। मेरी किसान भाइयों से यही प्रार्थना है कि आप इस अध्यादेश को समझे, थोड़ी जानकारी ले
ये आपके हित में है, आपका इसमें भला है। हमारे साथ मुख्यमंत्री जी के जो करनाल से प्रतिनिधि हैं उनसे एक बार बात करते हैं, संजय बटला जी। संजय बटला जी, जिस तरह से तमाम जो नेता हैं वो ये बात कह रहे हैं कि जो ये अध्यादेश लाए गए हैं फ़ायदे में है, आज कुरुक्षेत्र के अंदर जो कुरुक्षेत्र के सांसद हैं उनको गाँव में नहीं घुसने दिया गया, पूर्व मंत्री करणदेव काम्बोजा उनको गाँव में नहीं घुसने दिया गया। किसानों की जो नाराज़गी कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि बीजेपी समझ नहीं पा रही उसको? नहीं, किसानों, सभी किसानों में नाराज़गी नहीं है। कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं, किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। हमारा किसान भोला किसान है, वो जल्दी उनके कहने में आ गया है। ऐसे कहीं नहीं है कि ये अध्यादेश किसानों के लाभ में ही है, और किसान को अब समझ आ रहा है। जैसे ही थोड़े दिन ये चलेगा, खरीदारी होगी, तो सभी किसानों को ये समझ आ जाएगा कि ये उनके हित में है। यानी कहीं ना कहीं पार्टी अभी तक किसानों तक, जो अंतिम किसान है उस तक पहुंचाने में नाकामयाब रही है कि इसके फ़ायदे क्या हैं, जो लगातार बीजेपी बता भी रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, नाकामयाब नहीं रही है, क्योंकि अभी ये अध्यादेश आया है। नीचे तक किसान में पहुंचने में समय लगता है। कोई भी बात अगर नीचे तक, दूर तक जानी है तो उसका समय लगता है। अभी हमारे सभी विधायक, जितने भी किसान नेता हैं, चाहे वो हमारी पार्टी के हैं, चाहे विपक्ष के छोड़ के, कांग्रेस को छोड़ के बाकी नेता भी उनको समझा रहे हैं कि उनके हित का ये कार्य है, तो सारे नीचे तक ये बात पहुंच जाएगी। उनकी किसानों से कुछ अपील करना चाहेंगे? किसानों से यही अपील है कि वो इस चीज़ को, अध्यादेश को समझें। ये उनके लाभ के लिए है, अच्छी तरह इसकी जानकारी ले। किसी भी बड़े नेता से, किसी समझदार किसान से, जो समझदार किसान, पढ़ा लिखा किसान है, उससे बात करके इस अध्यादेश को समझें। अगर उनको लगेगा उनके हित में कोई ऐसी बात है तो उसको बताएं। इसमें कोई भी किसान का हित में काम नहीं है। और जिस तरह से कांग्रेस लगातार मुद्दा बना रही है, इनेलो लगातार मुद्दा बना रही है इस मामले को, उस पर क्या कहना चाहिए? विपक्षी पार्टी है, उनके पास कोई और मुद्दा ही नहीं है, इसलिए उनको कोई मुद्दा चाहिए, चाहे वो गलत हो ठीक हो, वो इसलिए अब इसको मुद्दा बना रही है। अंतिम सवाल, मुख्यमंत्री जी करनाल कब आ रहे? लोग इंतजार कर रहे हैं उनका। मुख्यमंत्री जी पीछे भी 2-3 बार उनका कार्यक्रम बना, फिर कोरोना के कारण वो अस्वस्थ हुए, डॉक्टर ने उनको आराम करने के लिए इस आने वाले सप्ताह के अंदर वो करनाल में होंगे। आने वाले सप्ताह में आएंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि किस तरह से जो किसान है, ये जो अध्यादेश है ये किसानों के हित में है, लेकिन कहीं ना कहीं जो किसान है वो विपक्ष की बातों में आ रहे हैं। जो किसान है वो समझ नहीं पा रहे कि ये जो फ़ायदा है ये उन्हीं के लिए है। आने वाले दिनों में ये किसानों को समझ आ जाएगा कि जो MSP पर उनका एक एक दाना खरीदा जाएगा, और किसानों को ये भी समझ आ जाएगा कि ये जो तीनों अध्यादेश हैं वो उनकी फेवर में। हालांकि जब ये सवाल हमने किया कि जो यूपी से फसल आई थी उसको करनाल से क्यों वापस कर दिया गया, बॉर्डर पार क्यों नहीं करने दिया, इसके ऊपर सीधे तौर पर कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन ये ज़रूर कहा है कि जो किसान है वो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के हित में है। जो भारतीय जनता पार्टी है वो किसानों के हित में। विपक्ष केवल और केवल मुद्दा इसे बना रहे हैं, अदरवाइज़ ये कोई मुद्दा नहीं है। आप सभी से अपील, जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर ज़रूर करें, और कितना आप बीजेपी के जो नेताओं ने बात कही उससे कन्विंस हो पाए ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे हैं इवेंट 24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। आज की इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे देश के महामंत्री आदरणीय श्री वेदपाल जी एडवोकेट, हमारे इमरी से विधायक आदरणीय श्री राम कुमार कश्यप जी, नीलोखेड़ी के पूर्व विधायक आदरणीय श्री भगवान दास पुनीत मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि आदरणीय श्री संजय बटला जी, मेरे साथी आदरणीय भाई राजवीर शर्मा जी, किसान मोर्चा के प्रदेश में उपाध्यक्ष आदरणीय भाई राजेंद्र संजू जी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे साथी हमारे भाई शमशेर नैन जी, और बहुत सी सम्मानित प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथियों का यहाँ इस किसान अध्यादेश की प्रेस वार्ता में आप सभी का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सबके सामने सारी बात रखें। आदरणीय वेदपाल जी।
सभी को नमस्कार। और अभी जैसा जोगिंदर जी ने बताया तो मैं अपनी बात यहाँ से शुरुआत करना चाहता हूँ कि मंडी भी यूं ही चलेगी और एमएसपी भी यूं ही रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता किसान के साथ खड़ा है, किसान के पक्ष में है और किसान के पक्ष में था और किसान के पक्ष में रहेगा। कुछ पार्टियां इसमें बहुत ही बरगलाने का काम कर रही है, बहकाने का काम कर रही है। जबकि अगर यहां से शुरू करें कि 6,000 रुपये अगर प्रति किसान के खाते में जाने लगे तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की। अगर 12,000 मुआवजा प्रति एकड़ को दे रही है तो वो हरियाणा सरकार दे रही है। लगभग 5500 करोड़ रुपए का मुआवजा आज तक दिया जा चुका है। इतना ही नहीं, जहां तक खरीद की बात है, कुछ फसलें ऐसी हैं जो केवल हरियाणा खरीदता है, जैसे सरसों, बाजरा और तिलक। वो हिंदुस्तान में और कोई प्रदेश एमएसपी पे नहीं खरीदता। हमारी 6 मंडियां नहीं बन रही है। सोनीपत में मसाला मंडी और कालका के अंदर सेब मंडी। तो इसलिए जब हम 6 मंडियां और बना रहे हैं तो मंडियों को समाप्त करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ये जो तीनों अध्यादेश हैं ये शुद्ध रूप से किसानों के हित में है। किसान यूनियन हो चाहे किसान नेता हो। मैंने महेंद्र सिंह टिकैत जी का भी भाषण सुना है, मैंने जोशी जी का भी भाषण सुना है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे किसान यूनियन के। उन्होंने भी यह कहा था कि वो दिन कब आएगा जब किसान जो चिलचिलाती धूप में धरती का सिला चीर कर अनाज पैदा करता है वो अपनी मर्जी से अपने फसल के भाव लगाएगा और जहां वो चाहे वहां अपनी मर्जी से बेच सकेगा। और अगर ये आर्थिक आजादी और अधिकार किसने दिया है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और यही पहला कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य यानी संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020 पहला कानून है। इसमें किसान को छूट दी गई है कि वो अपनी फसल मंडी से बाहर भी बेच सकता है। पहले एक मंडी का दायरा होता था, मान लो किसी मंडी के दायरे में वो 30 गांव है तो 30 गांव से बाहर वो फसल नहीं बेच सकता, लेकिन अब वो कहीं पर भी बेच सकता है। ये इन अध्यादेशों में परिवर्तन किया गया है। लेकिन बाहर कोई मार्केट फीस भी नहीं लगेगी। अब यहाँ पर खरबूजा शामगढ़ में बिकता है, वो बिना किसी मंडी के बिकता है और वहां पर 4 महीने का जो ठेका है, यहाँ शामगढ़ के आसपास के रहने वाले मेरे कुछ साथी खड़े हैं वो पता नहीं कर सकते हैं, 45 से 50,000 रुपए सिर्फ 4 महीने का ठेका है, क्योंकि किसान डायरेक्ट मार्केटिंग करता है। अब प्याज का किसान है, पपीते का किसान है, आलू का किसान है, चुकंदर का किसान है, करेला, खरबूजा, तरबूज का किसान है, वो अपनी फसल कहीं पर भी बेच सकता है। असली फायदा इस प्रकार के प्रगतिशील किसानों को होने वाला है। जहां तक गेहूं जीरी का सवाल है वो तो मंडी में एमएसपी पे आती रहेगी और वो मंडी पे एमएसपी पे खरीदती रहेगी। लेकिन अब इसमें एक संशय और कुछ खड़ा कर दिया कि एमएसपी नहीं रहेगा, पीडीएस सिस्टम रहेगा, बीपीएल राशन कार्ड रहेंगे, उनको राशन देना पड़ेगा गेहूं चावल, और जब उनको राशन देना पड़ेगा तो एमएसपी और सरकारी खरीद यथावत रहेगी। ये इस बात से समझा जा सकता है। तो इसलिए उसमें किसी प्रकार की कोई संशय किसी को नहीं होना चाहिए। ये केवल किसानों को आजादी है जो सब्जी उत्पादक और फल उत्पादक हैं। इस प्रकार के किसान अपनी फसल कहीं पर भी बेच लें, जहां पर उनको रेट अच्छा लगे, तो ये उनको फायदा है। जो गेहूं जीरी के किसान हैं वो मंडी एज इट इज रहेगी, यथावत रहेगी। वो एमएसपी पे सरकार की जब खरीद होगी, सरकारी खरीद पर एमएसपी पर सरकार उसकी खरीद की गारंटी लेती है। यही पहला अध्यादेश है। उसके बाद दूसरा अध्यादेश है किसान सशक्तिकरण तथा संरक्षण अधिनियम मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अध्यादेश। इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। इसके अंदर कोई जैसे पहले कोई कंपनी, इस वक्त हरियाणा में 2600 एकड़ के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, लगभग 2600 एकड़। उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में पहले क्या होता था, मान लो 12 रुपए किलो आलू तय कर दिया और बाद में मंदा आ गया, जैसे ही सस्ता होगा तो वो कंपनी छोड़ करके भाग जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाएगा
और जब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाएगा एग्रीमेंट में, रजिस्ट्री में, तो उसके अंदर ये तय कर दिया जाएगा कि अगर 12 रुपए किलो उसने लिया है तो उसको 12 रुपए किलो ही लेना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट का पालन करना पड़ेगा, नहीं तो उसको ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। और बहुत सी फसलें ऐसी कॉन्ट्रैक्ट पे होती है, चुकंदर होता है, आलू होता है, कोई पपीता भी उगाते हैं, खीरा उगाते हैं, वो सब कॉन्ट्रैक्ट खेती में होता है। तो इसमें भी कुछ संशय खड़े कर दिए गए कि किसान की जमीन खराब हो सकती है, उसको वो गिरवी रख सकता है। मैं यहां पर कुछ स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कोई भी उस एग्रीमेंट में कोई भी प्रावधान अगर किसान के हित में नहीं हुआ या उसके विरुद्ध डाला तो वो एग्रीमेंट ऑटोमेटिकली ही खत्म हो जाएगा, अवैध हो जाएगा। अगर वहां पर उसने कोई ढांचा खड़ा कर दिया, कोई कोल्ड स्टोर लगा दिया, वहां पर कोई स्टोर खड़ा कर दिया, वहां पर कोई यार्ड बना दिया, कोई पोली हाउस बना दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद एक निश्चित अवधि में अगर उसने उस स्ट्रक्चर ढांचे को नहीं उखाड़ा तो किसान उसका अपने आप मालिक हो जाएगा। ये अध्यादेश 2 में लिखा। इतना ही नहीं कि उसने अगर कुछ पैसे खेती करने के लिए दे दिए स्पेसिफिक फसल, और वो फसल में कोई नुकसान हो गया तो उस पैसे की एवज में वो किसान से बंधुआ कृषि नहीं करा सकता, वो किसान की जमीन को पट्टे पर नहीं ले सकता, वो किसान की जमीन को गिरवी नहीं रख सकता और ना ही उसकी एवज में किसान की जमीन को खरीद सकता। ये इसके अंदर प्रावधान डाले, शुद्ध रूप से सीधा सीधा किसान के पक्ष में कानून है। और तीसरा कानून है जो वस्तुओं को नियंत्रित करता है। अगर कोई आपका बहुत ज्यादा आवश्यक वस्तु संशोधन यानी कोई माल बहुत ज्यादा रेट बढ़ जाए तो उसको कंट्रोल कैसे करते हैं? अब उसको संशोधित करना जरूरी था, हालांकि उसका किसान से लेना देना नहीं है, उसको उपभोक्ता से लेना देना है। यहां मैं बात स्पष्ट करूं, आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम के अंदर कि पहले किसान जो उसकी जरूरत के लिए जितनी उसको फसल चाहिए थी, मान लो परिवार को 4 क्विंटल गेहूं चाहिए साल में तो 4 क्विंटल रख सकता था, उसको 2 क्विंटल चावल चाहे तो वो रख सकता था, अगर उसको एक दाल 50 किलो चाहिए तो वो रख सकता था। अब इसमें संशोधन कर दिया, किसान अपनी सारी फसल को चाहे तो भंडारण कर सकता है, सब्जियों का कोल्ड स्टोर में भंडारण कर सकता है, उसको जो प्रोसेस करेगा जैसे चिप्स बनती है, कोई और चीज बनती है या मरबा बनता है, वो किसान के खेत में लगता है तो वो उसको भी स्टोर कर सकता है। लेकिन उसमें एक कैप लगा दी, उसमें अंकुश लगा दिया, अगर सामान्य फसलों के रेट जो रखी जा सकती हैं उनके 50% से ज्यादा बढ़ते हैं तो फिर सरकार को अपने भंडार को कब्जे में ले लेगी, और अगर दूसरी फसलों के रेट डबल हो जाते हैं तो भी सरकार उसको अपने कब्जे में ले लेगी। अगर कोई युद्ध की स्थिति होती है, आपातकाल होती है, क्योंकि अन्य कोई देश पर कोई इस प्रकार की आपदा आती है तो तब भी इसको अपने कब्जे में सरकार ले सकती है। यानी जहां किसानों को छूट दी है वहीं पर उपभोक्ता को भी सुरक्षित किया है कि अगर कहीं पर कोई दिक्कत आए तो सरकार उसको टेक ओवर कर लेगी, वो सारे भंडारों को, स्टोर को, उसके अंदर माल रखे हुए को अपने कब्जे में लेकर के मार्केट में सप्लाई कर देगी। ये तीनों विधेयक जो लेकर के आए हैं तीनों ही किसान के हित में है और उपभोक्ता के भी हित में है, इसमें किसी को किसी भी प्रकार का संशय नहीं रखना चाहिए। अब उसमें एक बात और वो कहते हैं कि इसमें एक लाइन लिखवा दो कि एमएसपी खत्म नहीं होगा या एमएसपी पर खरीदेंगे। मैं यहां ये बताना चाहता हूं कि 1967-68 में केंद्रीय लागत एवं मूल्य आयोग चालू हुआ था और वो लागत के आधार पर मूल्य तय करता है, फसल का एमएसपी क्या होगा वो तय करता है। और 1967-68 से 2020 तक वो आयोग इंडिपेंडेंट काम कर रहा है। उसको सिर्फ एक बार अमेंडमेंट हुई थी 2017 में, अब उसमें कोई संशोधन नहीं हुआ, वो यथावत है। और जब वो एज इट इज है तो एमएसपी से छेड़खानी का सवाल ही पैदा नहीं होता। 2017 में जो अमेंडमेंट हुई थी उसके अंदर स्वामीनाथन में 3 प्रकार की उसके अंदर संशोधन उन्होंने कहा था कि भाई आप इसमें जो लाभकारी मूल्य के बारे में 3 फार्मूले सुझाए थे। एक था A2+, FN, एक था C2+। तो भारत सरकार ने A2 होता है जिसमें केवल फसलों का लागत जो लगता है उसमें 50% लाभ जोड़कर, A2+FL है जिसमें
जो उसमें खाद, दवाई, बीज, जुताई, पुताई, पानी, बिजली और प्लस जो उसके अंदर फैमिली की, परिवार की लेबर लगेगी वो जुड़ेगी, और प्लस उसमें उसका जमीन का जो ठेका है उस टाइम पीरियड के हिसाब से वो जोड़ करके 50% लाभ जोड़ करके ये लाभकारी मूल्य 2017 में संशोधित किया था, जो 2018 में पहली बार रेट अनाउंस हुए थे। उसमें 600 रुपये, 650 रुपये क्विंटल तो केवल मक्के का रेट बढ़ा। फिर उसमें एक और किया था कि जैसे ही महंगाई दर बढ़ेगी उस महंगाई दर के इंडेक्स से तब के बाद अब एमएसपी तय होगा। उसके बाद केंद्रीय लागत एवं मूल्य आयोग जो इंडिपेंडेंट संस्था है उससे कोई छेड़खानी नहीं है, इसलिए एमएसपी एज इट इज रहेगा। इसमें बिल्कुल भी कोई किसी प्रकार का भ्रम नहीं रखना चाहिए। अब आपको कोई प्रश्न लगता है तो आप एक एक करके पूछ सकते हैं। आपका स्वागत। एक देखिए जैन साहब, जैसे आपके पास किसी काम के लिए 100 व्यक्ति आ गए तो व्यवस्था बनाने के लिए आप एक एक को सुनोगे और एक एक को या लाइन में लगा करके सुनोगे, तो केवल क्योंकि हमारी मंडियां अभी भरी हुई हैं इसलिए रोका गया है। 5 तारीख के बाद जो उत्तर प्रदेश की या बाहर की जगह है उसका पंजीकरण शुरू हो जाएगा, इसलिए किसी को रोकने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होगा। सर, जब आयोग पहले से काम कर रहा है तो किसान क्यों रो रहे हैं? मैं वही कह रहा हूँ कि ये एक जो भ्रम पैदा किया गया है, जी आप इस विधेयक के बारे में प्रश्न पूछो कि जहां तक किसानों की बात है 2014 में 1400 रुपए क्विंटल गेहूं का रेट था, 2014 में 1400 रुपए क्विंटल जीरी का रेट था। आज गेहूं का रेट 1975 रुपए क्विंटल है, 575 रुपए बढ़ा है, और जीरी का 1882 रुपए है, 482 रुपए क्विंटल बढ़ा है। उससे पहले जो रेट प्रतिशत था वो बहुत कम था। ये बात ठीक है कि और किसानों के हक में कुछ करने की जरूरत है ताकि उसका बेटा भी खेती कर सके। ये बात आपकी ठीक। आपने कहा तीनों अध्यादेश किसानों के हक में है। अगर किसानों के हक में है तो किसान तीनों अध्यादेशों का विरोध क्यों कर रहा है और सरकार कहाँ किसानों को सुधारने में विफल हो रही है? देखिए ये बात जो आपने पूछी है कि एक कहावत है कि नेकी नोकोस और बदी सोकोस। जब वो अफवाह फैलाई गई, जीत नेकी की होती है, अफवाह फैलाई गई थी, लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता गांव-गांव में जाकर के इन अध्यादेशों को समझाएंगे, इनके बारे में बताएंगे। आपके माध्यम से भी आज जो ये प्रेस वार्ता हो रही है ये इसलिए हो रही है कि ये अध्यादेश समझ में आ सके कि जो हमारे किसान नेता चाहते थे वही केंद्र सरकार ने किया है। वो करने जा रहे हैं एक करके। सर, किसानों की अगर बात की जाए, किसान 10-10 दिन से मंडी में आप जाकर देखे 10 दिन से। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो जीरी की जो बिक्री है उसमें राइस मिलर की तरफ से जो हड़ताल हुई, क्योंकि सरकार ने 26 तारीख से आदेश दे दी है और उसमें कुछ अड़चन आई है, ये बिल्कुल दुख की बात है। और जो 6 महीने की फसल है जब वो पका करके लेके आता तो बहुत दर्द होता है, लेकिन मुझे लगता है कि आज मीटिंग चल रही है और कोई ना कोई इसका हल निकल जाएगा। सरकार ने खरीद शुरू कर दी है, लेकिन उसमें सेलर वाले भी वो उसको शुरू कर दें। मुझे लगता है आज ये मामला आपस का सहमति हो जाएगी। एमएसपी वाली बात कांग्रेस का कहना है रिटर्न में क्यों नहीं दी गई? अब एक बात बताइए आप मुझे, 2008 में स्वामीनाथन की रिपोर्ट आई थी, 2014 तक वो सोनिया गांधी ने पैरों के नीचे दबा के रखी, 6 साल क्यों नहीं किया कुछ। फिर 2010 में हुड्डा कमेटी बनी थी जिसके चेयरमैन भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, और 2010 में उसने रिपोर्ट दी थी मनमोहन सिंह जी को देकर के, पूर्व प्रधानमंत्री जी को फोटो खिंचवाई थी, लेकिन उस पर कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? तो जहां तक एमएसपी के लिखने की बात है, अब जैसे किसी किसान ने जब मंडी में बोली हुई और सरकारी खरीद चली, मान लो उस वक्त कोई क्विंटल, 2 क्विंटल, 4 क्विंटल उसकी फसल बच गई और उसके बाद वो फसल बेचना चाहे तो उसके बाद जो मार्केट में रेट होगा उसके हिसाब से बिकेगी। अब किसान उसको कहेगा कि मेरा तो ये कानून है, इसको एमएसपी से कम मैं नहीं बेचूंगा, और ना ही उसे कोई खरीदेगा क्योंकि उसका पर्चा दर्ज हो जाएगा तो उसका वो अनाज सड़ जाएगा। तो ये कितनी गलत बात है। हाँ, जब मंडी में आएगी, सरकारी खरीद होगी, उस पे सरकार गारंटी देगी
और जब मंडी के बाद सरकारी खरीद चली जाएगी, उसके बाद कोई फसल अगर किसी के पास बचती है तो वो मार्केट रेट पे बेच देगा। अगर वो एमएसपी पे लिख दिया गया तो वो नहीं बिकेगी और उससे किसान फंस जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि किसान को फंसाना चाहिए। पोर्टल से फसल बिक रही है, लेकिन पोर्टल कल से बंद पड़ा है, कुछ फर्म उसे उड़ा भी रही है। तो आज ये हो सकता है कोई तकनीकी समस्या है, आप ये संज्ञान में लाए हैं, मैं इसके बारे में आगे बात करूँगा। आज जो मजदूर है वो भी हड़ताल पर है, उनको कोई समझाने समझाने नहीं गया, अधिकारी वहाँ पर नहीं गया, क्योंकि कल हड़ताल पूरी थी, कुछ डेरियाँ बिकी, उसके बाद फिर दोबारा हड़ताल हो गई। नहीं, ये बात अभी आपने मुझे बताई है, जो जहाँ तक उसकी पोर्टल की बात है, इसके बारे में आगे बात जैसे आलू का रेट 35 रुपये 40 रुपये किलो होता है, क्या किसान को इतना मूल्य क्यों नहीं मिल पाता? उसका कहाँ सिस्टम है? यही ये कानून आज्ञा देता है। अब मान लो प्याज महाराष्ट्र में उगता है, महाराष्ट्र में 2 रुपए किलो, और अगर आप हरियाणा में लाओ तो 50 रुपए किलो। तो जो फार्मर प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन है FPO, वो बना करके वो सीधा यहाँ ला सकता है हरियाणा में। अब यहाँ 50 बिकता है, वहाँ 2 बिकता है, तो अगर यहाँ ट्रांसपोर्ट का खर्चा निकाल के 15-16 में मिल गया तो सारे किसानों की जो आर्थिक वो मजबूती होगी। यही ये कानून है। एक सर, राहुल गांधी किसानों से मुलाकात करने आना चाहते हैं, लेकिन आपकी सरकार के गृह मंत्री हैं, वो कहते हैं कि उनको हरियाणा में आने नहीं दिया जाएगा। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर को बिल्कुल भी किसी को खराब करने का बिल्कुल अवसर नहीं दिया जाएगा और ना ही इस बात की आगे दी जाएगी। ये माननीय अमित शाह ने भी कहा है और प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि जब लॉ एंड ऑर्डर खराब होता हो तो उनको बिल्कुल आने दिया जाएगा। बिल्कुल स्पष्ट तौर पर। लोग आ रहे होंगे, हजारों लोग आ रहे हैं। नहीं, ये तो वहाँ आकर के भड़काना, उसको अब मंडी में खरीद चल रही है, फसल बिकनी शुरू हुई है, किसान खेत में है और फिर माहौल खराब करे तो माहौल किसी को खराब नहीं करना चाहिए। बीजेपी भी जाती थी, आती थी, तो ऐसे रोका तो किसी को जा सकता है। मैं कहता हूँ माहौल खराब करने नहीं दिया जाएगा, और अगर वो माहौल खराब करने के लिए आएंगे तो उनको बिल्कुल भी आने नहीं दिया जाएगा। सर, आपने एक सवाल है, आपने भी बात कही कि किसान फसल का भंडारण कर सकता है 20-20 क्विंटल। अगर आपातकालीन परिस्थितियों में अगर क्या मार्केट रेट उसका रेट नहीं, वो चाहे तो सारा भंडारण कर लेगा। तो मेरा सवाल है कि आपने बोला 50% से बढ़ जाता है तो उसकी फसल मतलब उसी रेट पे, उसकी रेट से कम नहीं लेंगे। नहीं, उस रेट से अगर 50% बढ़ जाता है, क्या उस समय में अगर कोई व्यापारी है या कोई भंडारण है, कोई एजेंसी है, उन्होंने भंडार किया तो उस पर सरकार कार्रवाई करेगी। ये जो तीसरा अध्यादेश है वो इसी बात पे रोक लगाता है, अगर इस प्रकार रेट बढ़ते हैं तो वो उस पर कार्रवाई का अधिकार हो जाएगा। उसके खिलाफ व्यापारी में भी होगी, सख्त कार्रवाई होगी। उन परिस्थितियों में आपातकाल हो, रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाए या कोई युद्ध की स्थिति हो, बिल्कुल कार्रवाई होगी। दोनों देखिए, हमने चाहे किसान हो, चाहे आड़ती हो, चाहे लेबर हो, हर कोई 3 निर्देशों का विरोध। देखिए, जहाँ तक आड़ती का सवाल है, जब उनकी टेबल पर बैठ कर बात हुई, मार्केट की फीस 4% से 1% कर दी गई, वो अगले दिन काम पे आ गए। अब बवाल कुछ लोगों ने खड़ा किया, आगे कोई आए और सेटलमेंट कोई कर गया। और जहाँ तक अब बात, हमने 17 कृषि गोष्ठियाँ की है, करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, यमुनानगर और कैथल। और ये हमारा अभी हम जो एक कंपोनेंट हमने छपवाया है, जो हम मंडियों में भी बांटेंगे और घर घर जाकर के भी बांटेंगे। ये एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसान को, क्योंकि किसान बहुत समझदार है हरियाणा का और हिंदुस्तान का, वो तो तारे तक की टाइम बता देता है। जब वो चलता है धूप में बता देता है ये टाइम हुआ, खेत में घूम के ये बता देता है कि भी यहाँ ट्यूबवेल लगाने से पानी निकलेगा। तो वो बहुत समझदार है, उसको बताया जाएगा, उनकी मोहर लगवाई जाएगी। झूठ को सच से जीतने में दिया जाएगा, सच जीतेगी। उनका झूठ है कांग्रेस को, हमारा सच है, और हम किसी भी कीमत पर झूठ को जीतने देंगे, सच को जिताएंगे। इसके लिए जी जान लगा। पीछे कुछ बीजेपी नेताओं द्वारा कहा जा रहा था कि जो किसान सामने आ रहे हैं कांग्रेस ही किसान है, लेकिन अब तो किसान होता है, किसान होता है, वो खेत में दिन रात मेहनत करके फसल पैदा करता है, इसलिए किसान किसी दल का नहीं होता, किसान होता है। सर, अगर ये किसान हित में है तो किसान धरने पर बैठे हैं, तो ये रूल वापस क्यों नहीं लिया जा रहा? देखिए, मैं जब ये कहता हूँ कि आप पूरा साउथ देख लीजिए, 33 लगभग यूटी और केंद्र प्रशासित प्रदेश और प्रदेश है,
तो अगर आप देखें पंजाब को छोड़ करके या हरियाणा के कुछ एरिया में छोड़ करके कहाँ पर विरोध है। अब पंजाब को 30,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार दे रही है जीरी खरीदने के लिए, 30,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार दे रही है। बिल्कुल ये बात रहेगी धीरे से, 30,000 करोड़ रुपए पंजाब को केंद्र सरकार दे रही है। उनकी जो आड़तियों की आड़त है वो केंद्र सरकार दे रही है। उनकी 6% मार्केट फीस है वो केंद्र सरकार दे रही है। और जो टोटल 22 प्रदेशों से जीरी खरीदती है, 22 से गेहूं और 10 से जीरी खरीदती है पूरे से, और हरियाणा और पंजाब को केंद्र सरकार दे रही है। हमें तो उनका धन्यवाद करना चाहिए। और मैं पंजाब को एक बात और कहना चाहता हूँ, हमने मार्केट फीस घटा के 1% कर दी, वो 6 से 1 क्यों नहीं करता? वो हमारे यहाँ सरसों बाजरा और तेलम खरीदी जाती है, वो सरसों बाजरा तेलम क्यों नहीं खरीदता? 30,000 करोड़ रुपए इसको भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार दे रही है, और उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी धरने पर बैठे हैं। वो केवल कोरी राजनीति कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, लाठीचार्ज हुआ है किसानों पर, तब ये वाले देखिए ये जो लाठीचार्ज की बात है, माननीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कर दी। वो किसी नाके पर कुछ सफल हुआ था, कोई उसमें सरकारी आदेश नहीं है, किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा कोई आदेश नहीं दिया गया, वो कोई इंडिविजुअल सफल था। वो बात स्पष्ट हो गई। मुझे कोई हरियाणा में 2 किसानों को छोड़ के किसी की फोटो नहीं है, कोई MLR नहीं है, वो बात स्पष्ट होगी। तो मुझे लगता है उसके बाद सोल्यूशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो सर सोल्यूशन तो आज नहीं कल नहीं परसों हो जाएगा। खरीदारी की बात करें तो ढेरियां शुरू हो गई। और ये जो सर इस तरह ढेरियां लग चुकी हैं कि पूरे बाजार को घेरने के बाद हर सड़क के ऊपर जो है कुरुक्षेत्र की अगर बात करते हैं तो हर सड़क पर आज जीरी उतरने लग गई। कल का आंकड़ा करनाल का 67,000 क्विंटल है। और जो मैंने बात कही कि आज जो हमारे भाई हैं, मिलर हैं, जो ये मिलिंग करते हैं, वो चावल दूध के सरकार को देते हैं, राइस मिलर। पहले उन्होंने 67% चावल देते थे, हमारी सरकार ने उनको 66 किया है, 66% चावल देंगे। उनके एक इशू ट्रांसपोर्ट का बचा हुआ है। मुझे लगता है कि आज वो समाधान हो जाएगा और कल के बाद मंडियों में खरीद गति से स्टार्ट। राइस मिलर तो चावल वापस ही नहीं कर, बाकी व्यक्तिगत बात करने लगते हैं। राइस मिलर चावल वापस नहीं करता। किसानों का कहना है कि कांग्रेस के टाइम में डबल रेट से जिस देखिए कांग्रेस के टाइम में मैं आपको 2011 के GF10 के GF12 दे सकता हूँ, जो 200-250 रुपए क्विंटल जीरी कम बिकती थी। रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए। वो सिर्फ कहने की बात है, झूठ बोलना। इसलिए तो मैंने कहा है कि कांग्रेस की झूठ नहीं चलने देंगे, मंडी यूं ही चलेगी और MSP भी यूं ही चलेगा। व्यक्तिगत बात जी, वो कौन सा किसान है जो व्यक्तिगत बात मंडियों में रो रहा है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल है, वो कौन सा किसान है? मैन टू मैन कर लेंगे। किसान ये कहते हैं कि 17% आप सभी पत्रकारों का अगर 18% है तो पैसे काटे जाते हैं, अगर वो 14 हो तो बढ़ाए नहीं जाते। क्या कहेंगे सर? देखिए आप आगे व्यक्तिगत आ जाओ आगे। नहीं सर, हाँ आ रहे हैं। इसके अंदर क्या है कि पहले मॉइस्चर के नाम पर, नमी के नाम पर किसानों की जीरी 200-300 रुपये क्विंटल कम ली जाती थी। अब सरकार ने मॉइस्चर को सीमित कर दिया है। 17% अगर मॉइस्चर है या इससे कम है तो पूरे रेट पर बिकेगी, और उसके ऊपर है तो उसका कोई मिनिमम काटा जाएगा। लेकिन इससे क्या है, इससे क्या है, देखिए जो 14% जो आमतौर पे मॉइस्चर है वो 16 और 17% ही होता है। मुझे नहीं लगता कि 14% तो कोई किसान का होगा।